मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो चैनल पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे आपका सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जो आपका दिसंबर में सीटेट का फॉर्म मतलब सीटेट आपका कंडक्ट होगा, उसके लिए आप सभी को प्रिपरेशन हम कराएंगे। CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर का हम आपका पूरा सीरीज लेके आए हुए हैं। 2 वीडियो से पहले आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब ये तीसरा वीडियो आपका है। तो आप लोग देखेंगे कि जो ये आपका CDP लेवल 1 to 5 क्लास के लिए जो पेपर होता है, लेवल 1 to 5 के लिए, उसका CDP का आप सभी का क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन आते हैं CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो जो सीटेट में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है कि केवल प्रीवियस ईयर पिछले 8-10 साल का आप लगा डालिए। आपका सिलेक्शन मतलब आप क्वालिफाई हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। तो हम CDP की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो 1 to 5 के लिए, लेवल 1 के लिए, तो इसमें देखिएगा आपका सीटेट पेपर 1 जनवरी का ये पेपर है 2022 का। तो आइए देखते हैं क्लास 1 to 5 CDP का क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। हम आपको पूरी सीरीज देंगे, पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराएंगे। अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। दिसंबर 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CDP। उसके बाद EVS की भी सीरीज लाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अच्छे से सब कुछ कराएंगे। तो आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। दूसरा देखिए, मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। उसके बाद वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के परस्पर क्रिया पर हैं। तो आपका विकासात्मक परिवर्तन क्या है, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा। इसका जो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चौथा है। देखिए आपका विकासात्मक परिवर्तन क्या है, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे में खाली स्थान स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भागना, चित्र बनाना। दूसरा निचोड़ना, चलने। उसके बाद आपका तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है क्या है, पकड़ना, चढ़ने। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। तो इसका क्या आंसर होगा, दूसरे का पहला होगा। मतलब पहला क्या है कि यहाँ पे जो खाली स्थान पे क्या आ जाए, भागना, ये आपका उत्तर सही होगा। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए पढ़िए, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बालावस्था में होगी। पहला ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है, देखिए, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो तीसरे का कौन सा आपका आंसर सही होगा, चौथा सही होगा। मतलब इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बालावस्था में होगी, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ये मध्य बाल्यावस्था के लक्षण है। ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में कथन का है, देखते हैं। अभी कथन ए नंबर क्या है, असर्शन, अपने बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। और रीजन इसका क्या दिया हुआ, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। तो उसके बाद इसमें कूट क्या दिया हुआ है, मतलब आपको पहला जो ऑप्शन है, तो आप देखेंगे पहला
कूट वन, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन क्या था, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा सही होगा। तीसरा मतलब ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। शैशवावस्था में बच्चे तर्क को, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें देखिए आप लोग, शैशवावस्था में बच्चे तर्क को लागू, शैशवावस्था में बच्चे तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आपका जो पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो तीसरा होगा। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, जो कंक्रीट स्टेज होती है। छठा क्वेश्चन आपका 6 नंबर, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सामीकरण, संगठन, समावेशन की समायोजन। तो आपका छठे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला, सामीकरण कहलाती है। फिर उसके बाद आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपका, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तुत किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। चौथा नंबर का जो ऑप्शन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो ये 7वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला होगा। मतलब आपका क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो पहला दर्शाता है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के रूप में कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्चे की जिग्सा पहेली बनाने में सहायता करती है और इशारे व संकेतों से। पहला ऑप्शन स्वतंत्र खोज, दूसरा पाठ, तीसरा उद्दीपन, चौथा अनुसरण। तो 8वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा, मतलब पाठ। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन, अभिकथन ए असर्शन, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह नियंत्रक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन 9 का सही होगा, चौथा सही होगा। मतलब आपका ए और आर दोनों गलत हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। दूसरा, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। तीसरा, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन करती हैं। और चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। क्या है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। 10वां क्वेश्चन 10 हो गया। उसके बाद 11वां आपका, ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में, अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन
यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक स्तर की किस अवस्था में आता है? पहला ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और चौथा ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दूसरा, क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसके 12 क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई दूसरा ऑप्शन, तीसरा अंतर्वैयक्तिक, चौथा अंतःवैयक्तिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा है, मतलब कि अंतःवैयक्तिक। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक यहाँ पे आएगा। बुद्ध के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो देखिए इस जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर होगा वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में संस्कृति या भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन दिया है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को बढ़ावा देना और चौथा आपका दिया विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। तो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चौथा होगा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, दूसरा दो दिया हुआ इसमें एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तीसरा जो दिया हुआ इसमें क्या है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, चौथा योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा है, क्या है, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी इंक्लूसिव जो शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन जो दिया हुआ विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर सम्मोहन, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, तीसरा ऑप्शन विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा और चौथा ऑप्शन वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा होगा कि दूसरा क्या होगा, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, कम ध्यान अवधि अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, तीसरा बार बार स्वभाव बदलना, चौथा अपमानजनक व्यवहार। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला होगा कि बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अब 18 आएगा, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है अव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, दूसरा एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, तीसरा सूचना को याद रखने की चुनौती, चौथा स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला होगा, क्या है कि जो स्वाधीनता से ग्रसित व्यक्ति हैं अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में उनको चुनौती होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है और उनके